नमस्कार आप सभी को। जियो पॉलिटिक्स बाई एजे में आप सभी का स्वागत है। देखिए, फिर से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान पे नहीं बल्कि म्यांमार पे। पिछली बार पश्चिम में हुआ था, इस बार पूरब में हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। पहले चलिए थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं कल का। उल्फा उल्फा आई क्या है, तो अभी छोटे में बताते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बताएंगे। उल्फा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम बोले टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जन्म आसाम से हुआ है। ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, अभी के डेट में म्यांमार में इसके बहुत सारे जो लीडर है वो छिपे हुए हैं। अब हुआ क्या है कि जो उल्फा आई है वो ये क्लेम कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमारे ऊपर लगभग 150 ड्रोन से अटैक किया है, जिसके तहत हमारे 3 बड़े लीडर मारे गए हैं और बहुत सारे छोटे जो मिलिटेंट्स है वो मारे गए हैं। अब जब ये हुआ है तो इसमें ये बहुत डिटेल में बता रहा है कि ये जो आपको थोड़ा लोकेशन दिखाते हैं कि ये पूरा चल कहाँ रहा है। ये आप देख रहे हैं नागालैंड, और फिर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला पार्ट पूरा भारत है और इस तरफ म्यांमार है। तो ये नागालैंड बॉर्डर से लेके अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, ठीक है, ये इसके बीच में जो म्यांमार वाला एरिया है, साइड में जो लाल लाल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये उल्फा आई के जो मिलिटेंट्स है वो छिपे हुए हैं, या फिर टेरर ग्रुप के जो लीडर है वो छिपे हुए हैं। अब इनका क्लेम ये है कि भारत इस एरिया में लगभग 150 ड्रोन से अटैक किया और हमारे 3 मेन लीडर को मार दिया है और बहुत सारे छोटे मिलिटेंट्स को मारा है। हालांकि इसके रिटर्न में आर्मी, जो हमारी आर्मी है, वो ये बोल रही है कि हमारे तरफ से कोई ड्रोन अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी अक्सर मारती है लेकिन क्लेम नहीं करती है। जैसे पाकिस्तान वाले में भी आप देखे थे कि इंडिया बोला कि हम 13 उनके एयर बेसिस को स्ट्राइक किए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खुद आके बोला है कि नहीं नहीं नहीं, 18 पे हिट किया। तो इंडिया का हमेशा से रहा है काम बड़ा करना और उसको ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, यूएसए वगैरह की तरह। तो वो इस बार भी वैसा ही कुछ लग रहा है। हालांकि आर्मी जो हमारी है वो ये बोल रही है कि हमने कुछ नहीं किया है वैसा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं कि ये स्ट्राइक और ये सब जो ये हुआ है ये क्यों हुआ है। ठीक है, और ये जो उल्फा है ये कौन है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जो उल्फा है इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये एक मिलिटेंट या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अब ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में बैन कर दिया था और इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। उससे पहले ये लोग छोटे ग्रुप में लड़ते थे, लेकिन बाद में जाके ये लोग बड़े लेवल पर टेरर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए। इसको टेररिस्ट ग्रुप इसलिए बोला गया क्योंकि वो सारा काम करता था जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, इस वजह से इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। अब देखिए, इसमें भी जो इसका की आइडियोलॉजी है, जो इस ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो की आइडियोलॉजी है, इसका ये पहला आइडियोलॉजी ये है कि इसका ये बोलना है कि 1947 में भारत ने असम पे एनेक्स कर लिया था। मतलब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये असम से बिलोंग करता है, मतलब असम के लोगों ने ही मिलकर इसको बनाया, वहीं के कुछ विद्रोही लोगों ने। तो उनका ये बोलना है कि ये जो असम जो 1947 में भारत में जो शामिल हुआ था, ये जबरदस्ती इसको शामिल किया गया, आसामीज लोगों को बिना पूछे। हालांकि जो वहां के लोकल आसामी लोग हैं आसाम के, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ टेरर ग्रुप का ही अपना एजेंडा है। दूसरा, इनका एम क्या है, ये बोलते हैं कि हमारा एम है आसाम का जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स और वहां का जो कल्चर है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे भैया। और तीसरा जो इनका की आइडियोलॉजी जिसपे ये इतना पनप रहे हैं, वो ये है कि जो बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हम उनको स्ट्रांगली अपोज करता है। हालांकि भारत सरकार भी इसको स्ट्रांगली अपोज करता है और अभी आप देख भी रहे हैं कि सबको बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनका भी आइडियोलॉजी है। ठीक है, अब देखिए, ये जो उल्फा है इसी का 2 सेक्शन बट गया है 2003 के दशक में, जब उल्फा में ही अंदर में फूट हो गया था। क्यों? क्योंकि उल्फा जो है वो 2 भाग में बटा, एक उल्फा और एक उल्फा आई। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं उल्फा आई लिखा हुआ है। तो उल्फा वाले जो थे वो ये बोले कि हम भारत सरकार के साथ बात करके अपने मसलों को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक सेक्शन वो था उल्फा का जो कि लीड कर रहा था, जिसको परवेज बरुआ, वो ये डिमांड कर रहा था कि नहीं, हम गवर्नमेंट से कोई बात नहीं करेंगे, हमको आसाम का आजादी चाहिए।
उसलिए दो सेक्शन में बट गया। जो उल्फा वाला है वो आज के डेट में उसका सारा लीडर लगभग सरेंडर कर चुका है, और वो अभी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। लेकिन उल्फा आई जो है वो अभी भी एक्टिव है। और वो कहाँ कहाँ एक्टिव है? तो असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार में। और अभी जो आर्मी बहुत हाई लेवल पर ऑपरेशंस कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, इस वजह से बहुत सारे जो ये मिलिटेंट ग्रुप है ये भाग गए हैं म्यांमार में छिपने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो ये उल्फा आई है इसको सपोर्ट मिलता है मैती मिलिटेंट। मैती मिलिटेंट का है मणिपुर का जो मिलिटेंट ग्रुप है। उसके अलावा एनडीएफबी, ये भी मणिपुर का ही एक मिलिटेंट ग्रुप है। उसका एनएससीएन, ये नागालैंड का मिलिटेंट ग्रुप है। ये लोग सब मिलके और कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। अब देखिए एक चीज है, इसको बाहरी सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार के बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स जो होते हैं, ये लोग सब इस उल्फा को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये इतना पनप पा रहा है, और इसी वजह से हो सकता है ये स्ट्राइक हुआ भी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक उल्फा आई का कंटेक्स्ट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब जो हो रहा है, इंडिया म्यांमार के ऊपर स्ट्राइक कर दिया है, तो म्यांमार का जो आर्मी है, म्यांमार की गवर्नमेंट है, वो तो एकदम रिटेलिएट करेगी कि तुम कैसे हमारे एरिया में ड्रोन स्ट्राइक कर दिया। लेकिन आप थोड़ा समझें, म्यांमार में अभी बहुत अनस्टेबिलिटी है। और अनस्टेबिलिटी क्या है? तो आपको पता है लगभग 5 साल पहले वहां पे एक कू हुआ था। कू मतलब आर्मी ने वहां के सत्ताधारी नेताओं को अपनी कुर्सी से उतार कर और पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसको बोलते हैं जुंटा ग्रुप। जुंटा वहां के आर्मी को बोला जाता है। तो ये एक तरीके से वहां अभी क्या चल रहा है, मिलिट्री शासन चल रहा है म्यांमार। और जिस वजह से वहां के लोकल बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिया है और आर्मी के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित होना चाहिए और ये सब। इसलिए वहां पे अनस्टेबिलिटी बहुत है। इसके बावजूद भी म्यांमार की जो आर्मी है वो इंडिया को लगभग सपोर्ट करती है और बोल रही है कि हम आपको मदद करेंगे उल्फा को खत्म करने में, और जो उसका चीफ है परवेज बरुआ, उसको मारेंगे। लेकिन फिर भी बहुत अनस्टेबिलिटी है म्यांमार में। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी मिलिटेंट ग्रुप्स है, अभी आप देख रहे हैं म्यांमार में बहुत हल्ला हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो म्यांमार अनस्टेबल है, तो चाइना, पाकिस्तान, ये सब कहीं ना कहीं उस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के आईएसआईएस वगैरह वहां पे ये सारा गतिविधि करवा रहा है। इस वजह से मणिपुर इतना अनस्टेबल है। तो ऐसे ही कुछ आपको देखने को असम में भी पहले मिलता था, लेकिन अभी जो वहां की सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज के मामले में। इस वजह से म्यांमार सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब जो ये रीजन है, आप जो अगर समझें, इंडिया म्यांमार वाला जो रीजन है पूरा, आप इसको थोड़ा सा मैप में देखें, इंडिया के मैप में, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। हम ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये साइड वाले, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। उसके नीचे आइएगा तो म्यांमार, और उसके नीचे फिर आइएगा तो आपको थाईलैंड और ये सब मिलेगा, वियतनाम और ये। अब इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पहला चीज ये है कि इंडिया का एक पॉलिसी है जिस जो चेंज किया गया है। पहले लुकिस्ट पॉलिसी था, अब उसको चेंज करके एक्टिस्ट पॉलिसी कर दिया गया है। तो ये जो एक्टिस्ट पॉलिसी है, इसके तहत इंडिया नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना चाह रहा है। अब जो इंडिया नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना चाह रहा है, तो पहले नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी रहेगा तब तो डेवलपमेंट होगा भैया। अब ये जो डेवलपमेंट है ये कैसे करवाएगी? तो देखिए, इसके तहत एक इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे एक डेवलप करने की बात चल रही थी। और ये जो ट्राइलैटरल हाईवे डेवलप करने की बात है, ये आज से नहीं चल रहा है। ये लगभग 10-12 साल से इस चीज के ऊपर काम करने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। और इसमें ये कर रही है कि इंडिया के नागालैंड से एक हाईवे 4 लेन डेवलप किया जाएगा, जो म्यांमार होते हुए और थाईलैंड तक जाएगा। और ये लगभग 1360 किलोमीटर लंबा ये हाईवे होगा। अब ये किस लिए किया जा रहा है? तो ट्रेड डेवलपमेंट करने के लिए। फिर टूरिस्ट, इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट म्यांमार और थाईलैंड घूमने जाते हैं, तो वो टूरिस्ट के लिए कि बहुत इजी वे हो जाए, थोड़ा सस्ता पड़े, एयरवेज थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये पूरा ओवरऑल इस रीजन में डेवलपमेंट होगा। और इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन भी आता है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को मजबूत करना चाह रहा था। हालांकि म्यांमार में जो अनस्टेबिलिटी आया है उसके बाद से प्रोजेक्ट लगभग रुक गया है। तो उस वजह से भी इंडिया कंसर्न है
कि एक ये मिलिटेंट ग्रुप को हम पहले इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में खत्म करें, फिर म्यांमार में स्टेबिलिटी लाएं, तभी ये मेरा प्रोजेक्ट चल सकता है। एक तो ये है। दूसरा, आपको ये चीज पता होगा कि आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एक ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया यानी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारे रीजन के जो देश हैं वो दोनों सब मिला के ग्रुप बना है। अब ये जो रीजन में आप देखिएगा तो ये रीजन टूरिस्ट के लिए बहुत जाना जाता है। ओवरऑल में आप अगर देखिएगा तो इस रीजन में जो एशियन नेशंस हैं यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छा है। तो ये जो ग्रुप है इसके साथ इंडिया, आसियान नेशंस के साथ इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंडिया फ्रीली ट्रेड व्यापार कर सकता है बिना कोई टैक्स के। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये फाइनल एग्रीमेंट 2009 में हुआ था। लेकिन अभी जो ये टर्मोइल दिख रहा है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, चाहे आप देखें फिलीपीन चाइना के साथ लड़ रहा है, वियतनाम में अनस्टेबिलिटी बहुत है अभी फिलहाल, म्यांमार में अनस्टेबिलिटी है। तो एक तरीके से इंडिया ये बोला है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो ये बोले हैं कि जो 2019 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो भारत के ट्रेड के साथ एक कॉम्प्रोमाइज था। मतलब कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया ज्यादा इंपोर्ट ही कर रहा था और एक्सपोर्ट में इंडिया का कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा था। तो उसको हम सुधारेंगे और इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा इस साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। और इसके तहत ही आप देखे भी थे ब्रह्मोस का एक डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है फिलीपीन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज को अब ये पूरे चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ओवरऑल में इंडिया चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेबल होगा तभी ये सारा चीज पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही होगा। और ओवरऑल में नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल करना बहुत इंडिया के लिए जरूरी है। हालांकि अभी रिसेंट डेवलपमेंट में इंडिया के लिए अच्छा खबर ये रहा है कि बहुत सारे यूएलएफए के जो लीडर्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर है जिसको बोलते हैं दिरसित राजखोवा, उन्होंने इंडियन आर्मी के पास आके सरेंडर किया है, पिछले साल वो किए। और इस साल बहुत सारे छोटे छोटे मिलिटेंट्स आके सरेंडर भी किए हैं और लगभग 30 केजी एक्सप्लोसिव भी बरामद करने में मदद किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और कोशिश ये भी है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज किया जाए। इसी वजह से मणिपुर में आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है और आपको पता है आफ्सपा वहां भी लगा हुआ है और कोशिश है पूरा कि नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल किया जाए। इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।